हेलो गाइस, सो वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिनिटी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपका रिसेंटली एनएफएल की तरफ से एक अपडेट आया है। वो अपडेट आया है आप लोगों के इंटरव्यूज़ को लेकर के। 12 जून 2024 को एक वैकेंसी निकल कर के आई नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में, जहां पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट थी। और ये रिक्रूटमेंट बहुत दिनों के बाद में आपका निकला था। लगभग लगभग अगर देखा जाए तो हमारे पास में आपका 7 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट आपका ओपन हुआ था, और जहां पर पोस्ट जो थी पूरा का पूरा नॉन गेट बेसिस पे। फिर इसका आपका अक्टूबर के आसपास इसका एग्ज़ाम हुआ। आप लोगों ने इसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के बाद में आप लोगों को लगातार जो है ना, इसका आंसर की तुरंत रिलीज़ किया जा चुका था, बट इसका रिज़ल्ट जो था ना, वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया था। रिज़ल्ट जो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले रिलीज़ किया। उसमें एक बार जल्दी से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। उसमें हमारे पास अगर देखें, तो हमारे पास ये जो इंटरव्यू आपका ओपन हुआ था, इसमें हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट थी हमारे पास में, वो कौन-कौन सी पोस्ट थी हमारे पास में, वो थी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 56 नंबर ऑफ पोस्ट। 24 पोस्ट अनरिजर्व्ड हैं, एससी की 7 पोस्ट हैं, एसटी की 5 पोस्ट हैं, ओबीसी नॉन क्रीमिनल की 15 पोस्ट हैं, और ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट हैं। आज फिजिकली चैलेंज के लिए भी यहाँ पर में 3 आपके पास पोस्ट हैं। ये टोटल हमारे पास में 56 नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास ओपन होकर के आई थी। इसका फर्स्ट स्टेज था हमारे पास में आपका ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जाम। सेकंड स्टेज जो आप फेस करने जा रहे हैं वो आपका इंटरव्यू है। ठीक है ना? इसके अंदर में जीडी जीटी आपको फेस करने का मौका नहीं मिलेगा। और जैसा आप सब जानते हैं, एनएफएल जो हमारा है, ये आपका नवरत्ना कंपनी है। इसकी बेसिकली 5 यूनिट्स हैं। ठीक है ना? नंगल में है, भटिंडा में है, और इसके अलावा हरियाणा पानीपत में इसकी यूनिट है। 2 यूनिट इसकी जो है वो विजयपुर में है, आपकी पूना मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर 2 यूनिट्स हैं इसकी। टोटल 5 यूनिट्स हैं। क्वेश्चन ये आता है, जैसे सेशन आप देख रहे हैं, कि एक्चुअली सर करना क्या है? बिकॉज़ जिस दिन से भी आपका रिटर्न का रिजल्ट रिलीज़ किया गया है, जिस दिन शॉर्टलिस्टिंग रिलीज़ की गई है, उस दिन से लगातार मेरे पास मैसेज एंड कॉल आ रहे हैं कि सर कैसे तैयारी की जाए? ठीक है ना? तो इसलिए ही मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ कि एक्चुअली आपको कैसे एनएफएल का इंटरव्यू क्रैक करना है, क्या आपको एक्स्ट्रा करना है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको मेरा नाम अगर सर्च करेंगे, एनएफएल इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर सर्च करेंगे, तो गूगल में वो भी मिल जाएगा। चलिए, वो बहुत पुरानी बात हो गई, मैंने कभी दिया था वो, ठीक है ना? वो आज से लगभग 4 साल पुरानी बात हो गई। अब नई चीज़ें मैं आपको कैसे बताता हूँ कि एक्चुअली आपको जो इंटरव्यू फेस करना है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, वो कैसे फेस करना है, ठीक है? तो उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये तो मैंने जस्ट आपको रिकॉल कर दिया। एक बार मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो दिखाना किस लिए चाहता हूँ? बिकॉज़ यहाँ से हम हमारी जो इंटरव्यू की एक स्ट्रैटेजी है ना, वो आपको पता चलेगी। यहीं से पहला स्टेज क्लियर होता सॉरी बेटा, यहीं से पहला स्टेज आपका स्टार्ट होता है। पहली चीज़ हमारे पास ये आती है कि एक्चुअली आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो हमारे पास ये जो इंटरव्यू स्टार्ट होने जा रहा है 27 मार्च से लेकर के, और प्रॉपर्ली ये 9 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है ना? हमारा जो आपका नोएडा में जो इनका हेड ऑफिस है, वहीं पर इनके इंटरव्यूज़ शेड्यूल किए गए हैं। ठीक है ना? और अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो जो नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टिंग की गई है, तो नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास में, बहुत सारे आपको नाम दिखेंगे, क्योंकि रीज़न ये है हमारे पास में जो शॉर्टलिस्टिंग हमारे पास टोटल की गई है, वो है 200। ठीक है ना? 98 पोस्ट, 298 लोगों के पास कॉल गई है केमिकल इंजीनियरिंग। पूरा का पूरा 9 अप्रैल तक का शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। 56 नंबर ऑफ हमारे पास पोस्ट थी, तो हमें एक चीज़ यहाँ से ये क्लियर हो रही है, जल्दी से ज़रा मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि किस रेशियो में कॉलिंग की गई है। तो 56 नंबर ऑफ जो पोस्ट हमारे पास में थी, और 298 लोगों के पास में अगर कॉल किया गया है हमारे पास में, तो लगभग हमारे पास में 1:5 में ही हमारे पास कॉलिंग गई है, जैसा कि हमारे पास जनरली पीएसयूज़ करते हैं। ठीक है ना? 1 रेशियो हमारे पास 5 में ही हमारे पास कॉलिंग गई। अब बात यहाँ पर आती है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस। देखिए, यहाँ पर आपके पास में आपके सीबीटी का स्कोर, सीबीटी बोल रहा हूँ मैं, आपके जो रिटन एग्जाम हुआ था ओएमआर बेस्ड, उसका स्कोर अभी तक आपको नहीं पता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि फाइनली जब सिलेक्शन हमारा होगा, तो वहाँ पर रिटन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स आपके मैटर करेंगे। तो ये जो इंटरव्यू आपका होने जा रहा है, तो इस इंटरव्यू के अंदर में आपको अब कैसे खुद को सेलेक्ट कराने के लिए चीज़ों को आपको खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर के आना है। क्योंकि रीज़न ये है, यहाँ पर जो फाइट होने वाली है, वो आपकी फाइट आपके क्लोज मार्क्स वाले से है। आपकी फाइट आपके ऊपर वाले मार्क्स वाले से है, और आपकी फाइट आपके नीचे वाले मार्क्स वाले से भी है। क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पर अभी बहुत कुछ इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। आपका 150 मार्क्स का जो पेपर हुआ था, 150 नंबर का जो पेपर हुआ था, जो 2 घंटे में आप फेस करके आए, तो 150 नंबर में से आपने, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके पास में लगभग आपका 90 प्लस आपके पास कट ऑफ गया होगा, जिनके पास कॉल आई होगी। बाकी तो आप लोग बता सकते हैं, बिकॉज़ मुझे तो आइडिया नहीं है, आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे थे। तो कोई अगर है ऐसा, तो मेरे को वीडियो में बाद में कमेंट कर देना। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपके पास अगर इंटरव्यू कॉल आई है, तो आपके कितने मार्क्स आ रहे थे? मिनिमम मार्क्स मतलब कितने हैं आपके, ठीक है ना? तो आप एक बार अगर कमेंट कर दोगे, तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली हाँ, लगभग इन मार्क्स तक कॉलिंग गई है।
चलिए, तो अब बात आती है कि सर एक्चुअली हमारे पास में किस तरह से हमारे पास में आपको पहला चीज़ तो करना था 17 मार्च तक कन्फर्मेशन। अगर आपने अपना मेल चेक नहीं किया तो मेल चेक करिए। 17 मार्च तक कन्फर्मेशन आपको देना है कि आप अटेंड करेंगे इंटरव्यू या नहीं करेंगे, पहली चीज़। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सर मैं किसी पीएसयू में ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, मेरे को एनओसीज़ नहीं मिलेंगी। एनओसी यार सबको पता है दुनिया के अंदर में, ठीक है ना? अगर कोई नहीं दे रहा है तो तुम इंटरव्यू देने क्या नहीं जाओगे, ठीक है? और अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और तुमको अगर बेटर चांस मिल रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पर बात आती है इंटरव्यू को लेकर के। देखिए सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पर पहली बात ये है कि लगभग 9 मंथ बीत चुके हैं। 9 महीने के बाद में हमारे पास में ये फाइनल शॉर्टलिस्टिंग हुआ है। इनमें से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी कहीं न कहीं प्लेस्ड हो चुके हैं। ठीक है ना? वो किसी पीएसयू के अंदर एंट्री मारी हो, चाहे वो आरसीएफएल गए हों, चाहे वो आपका आरएफसीएल गए हों, ठीक है ना? वो कहीं भी गए हों, चाहे वो एचपीसीएल के अंदर में हो, कहीं न कहीं उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। बिकॉज़ अक्टूबर के टाइम में उस टाइम पे हमारे पास ये 3 फॉर्म एक साथ आए थे, दैट वाज़ हमारे पास एनएफएल का था, आरसीएफएल और एचपीसीएल, ये 3 हमारे पास एक साथ रिक्रूटमेंट थे। ठीक है ना? अभी भी करंटली हमारे पास में क्या है, बहुत सारे आपके फॉर्म्स ओपन हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ अब ये याद रखिएगा बिकॉज़ ये फॉर्म जब ओपन हुआ था तो लास्ट ईयर के पास आउट के लिए भी था। ठीक है ना? तो लास्ट ईयर 2024 में जो पास आउट थे उन लोगों ने भी इस फॉर्म को फिल अप किया था, 12 जून को फॉर्म निकला था। तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस थोड़ा-सा बढ़ने की पहली प्रोबेबिलिटी आपकी मैं बताता हूँ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, जो यहाँ से ऑलरेडी कहीं न कहीं सिलेक्ट हो चुके हों। ठीक है? वो गेट रैंकर्स भी हो सकते हैं या फिर नॉन गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो चुका है। अब दूसरी बात आती है कि आपके पास अगर इंटरव्यू कॉल आया है, तो आपको अपना प्रोबेबिलिटी जो है ना सिलेक्शन की बढ़ानी कैसे है? ये हमारा मेन मुद्दा है। तो चलिए मैं सीधे उस मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, आपको पहली चीज़ ये करनी है कि आपको इंटरव्यू के लिए जो आपका प्रिपरेशन है, आपको बेसिकली हमारे पास 2 राउंड जो इंटरव्यू होता है टेक्निकल प्लस एचआर, ठीक है ना? तो टेक्निकल के अंदर आपको क्या पढ़ना है और एचआर के लिए आपको खुद को कैसे रेडी करना है। टेक्निकल के लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ हमारे पास में आती है कि आपको एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए हमारे पास में कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, ठीक है ना? फर्टिलाइज़र्स में मैंने बहुत अच्छा खासा लेक्चर लिया हुआ है, जब मैं पढ़ाता भी हूँ तब भी बताता हूँ कि एक्चुअली फर्टिलाइज़र्स का रोल क्या है। इसके अलावा बहुत अच्छे डिटेल में मैंने लेक्चर यूट्यूब में लिया हुआ है, चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो हमारे पास में अल्टीमेटली फर्टिलाइज़र्स क्या हैं? कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ फर्टिलाइज़र जैसे हम एनपीके पढ़ते हैं, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का एक्चुअली रोल किस तरह की क्रॉप में है? फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र का रोल किस तरह की क्रॉप में है? पोटाश बेस्ड फर्टिलाइज़र और एनपीके का अगर बात करते हैं, तो हमारे पास पोटाश बेस्ड फर्टिलाइज़र इसका किस क्रॉप में इस्तेमाल किया जाता है? और कहाँ पर आप मिक्स फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं? मिक्स फर्टिलाइज़र अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो मिक्स फर्टिलाइज़र्स में कौन-कौन सी कैटेगरीज़ आती हैं? सारा फर्टिलाइज़र नहीं पूछेंगे। अगर वो आपसे फर्टिलाइज़र पूछे तो एटलीस्ट आपको फर्टिलाइज़र का ज्ञान है ये उनको दिखाना चाहिए सामने वाले को, ठीक है ना? वो जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे तो वो आपसे थर्मो भी पूछेंगे, वो आपसे मास ट्रांसफर भी पूछेंगे, वो आपसे हीट भी पूछेंगे, वो आपसे एफएम भी पूछेंगे, वहाँ से पूछेंगे आपसे, ठीक है ना? नॉर्मल क्वेश्चन जैसे जनरली पूछ लेते हैं कि चोकिंग क्या होती है, सक्शनिंग क्या होती है पंप के अंदर में, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। पंप से क्वेश्चन 100% पूछ, ठीक है ना? बिकॉज़ जो चीज़ इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल की जाती है, खासकर फर्टिलाइज़र्स के अंदर में उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँगे। रिएक्टर्स के अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, अपने जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑपरेशंस के उनको स्ट्रॉन्ग करना। दूसरी चीज़ हमारे पास में आती है कि इसके अलावा सर, तो इसके अलावा हमारे पास फर्टिलाइज़र्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का रोल क्या है? फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र का रोल क्या है? पोटाश बेस्ड फर्टिलाइज़र का रोल क्या है? मिक्स फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ किया जाता है? कितना-कितना परसेंट हमारे पास एनपीके में हम यूज़ करते हैं? अब बात आती है एनएफएल के अंदर में, बिकॉज़ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो एनएफएल बेस्ड होगा। एनएफएल कौन-सा मिक्स फर्टिलाइज़र बनाता है? एनएफएल कौन-कौन से फर्टिलाइज़र्स बनाता है? ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ पर जाएँगे तो आपको सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो एनएफएल की वेबसाइट बिल्कुल जो है ना खोल डालिए, एक-एक चीज़ आप उसकी सर्च कर डालिए कि एनएफएल एक्चुअली क्या है? कितना इसका रेवेन्यू है और कौन-कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है? नीम कोटेड यूरिया, बेंटोनाइट सल्फर, डीएपी और एमओपी, ये इसके मेजर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना? अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास में इसके मेजर प्रोडक्ट्स हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी सारी की सारी। फर्टिलाइज़र्स भी हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बनाता है, ट्रेडेड प्रोडक्ट्स भी हैं और बायो फर्टिलाइज़र्स भी बनाता है। ठीक है? फर्टिलाइज़र्स कौन-कौन से हैं? अगर आप फर्टिलाइज़र्स में जाके क्लिक करेंगे तो आपको सारे फर्टिलाइज़र्स यहाँ पर दिख जाएँगे, कौन-कौन से फर्टिलाइज़र ये बनाता है। नीम कोटेड यूरिया, बेंटोनाइट सल्फर और सल्फर कोटेड यूरिया, ठीक है ना? ये इसके मेजर प्रोडक्ट्स हैं। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली नीम कोटेड यूरिया जो हमारे पास में बन रहा है वो क्या है? बेंटोनाइट सल्फर का एक्चुअली क्या यूज़ है और ये इसका कंपोज़िशन क्या है? कोई तुमसे प्रोसेस नहीं पूछने वाला कि बेंटोनाइट सल्फर कैसे बनता है, बिकॉज़ आपको आइडिया ही नहीं है। हो सकता है कभी आपने पढ़ा भी ना हो, लेकिन बेंटोनाइट सल्फर का यूज़ क्या है और कंपोज़िशन क्या होता है बेंटोनाइट सल्फर का, ये तुमको एटलीस्ट पता होना चाहिए। एनएफएल के बारे में जितना आप जानकारी रखेंगे, उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है ना? तो आप ट्राई ये करिए कि आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है ना, वो एनएफएल के बारे में पता होनी चाहिए। तो इसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स, डीएपी एक ऐसा प्रोडक्ट्स है जो पूरे इंडिया के अंदर सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है। अभी हमारे पास करंटली गेहूँ की फसल आने वाली है, रेडी हो चुकी है। तो डीएपी हमारा मेनली हमारा जो यूज़ किया जाता है वो आपका गेहूँ की क्रॉप में यूज़ किया जाता है। कहीं भी अगर गेहूँ की अगर क्रॉप अगर होती है तो वहाँ पर डीएपी का इस्तेमाल किया जाता है।
अभी इसके बाद हमारे पास में बाकी जो फसल आएगी, गेहूँ चावल की फसल आएगी उसके बाद में, वहाँ पर डीएपी का यूज़ नहीं होता है। तो कुछ स्पेशल टाइप के क्रॉप्स के लिए हमारे पास में डाई अमोनियम फॉस्फेट क्या है, कंपोजिशन कैसे ये बनता है, ठीक है। तो बिकॉज डीएपी हम लोग हमारे सिलेबस के अंदर में रहता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअली हमारे पास में पहली चीज़ तो क्या है कि एनएफएल में कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ-साथ हमारे पास में क्या है कि एनएफएल का बाकी जानकारी अगर आपको रखना है, तो हमारे पास में एनएफएल का कुछ मंथली बाय मंथली मैगज़ीन भी आती है, किसान प्रेरणा। इसके अंदर एक्चुअली क्या आता है, ये नहीं पूछने वाले कि तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। एक्चुअली इस बाय मंथली मैगज़ीन के अंदर क्या आता है, ठीक है ना? क्या हमारे पास एक्चुअली है। तो बाय मंथली मैगज़ीन ये फार्मर्स के लिए आती है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ लेटेस्ट हमारे पास में कल्टीवेशन सिस्टम को लेकर के, क्रॉप्स को लेकर के इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस बाय मंथली मैगज़ीन के अंदर में आती है। तो इसके बारे में जानकारी। इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स ये लोग बनाते हैं स्टेक होल्डर्स के लिए। कितना परसेंट शेयर हमारा आपका एनएफएल के अंदर में गवर्नमेंट का है, कितना परसेंट पब्लिक का, लगभग 74% के आसपास शेयर गवर्नमेंट का है। बाकी सारा जो है ना, वो बाकी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस का शेयर है, ठीक है ना? इसके बाद हमारे पास में आता है आपके पास में कि एक्चुअली हाँ, ठीक है, बेसिकली फर्टिलाइज़र्स जो मेजर आपके पास यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 5 हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास आता है इनका जो मंथली हमारे पास या ईयरली जो हमारे पास में क्या है, ईयरली जो हमारे पास में है, तो आप एक बार एनुअल रिपोर्ट ज़रूर देख के जाइएगा कि करंटली हमारे पास लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमारे पास में इनका क्या था, ठीक है ना? कैसा ग्रोथ था, क्या रेवेन्यू था, हर यूनिट से लगभग कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसका आइडिया आपके पास होना चाहिए। अभी करंटली हमारे पास में एनएफएल क्या कुछ नए इवेंट्स या फिर नए कुछ यूनिट्स प्लान कर रहा है क्या, या फिर किसी भी कैपेसिटी एक्सटेंड करने का प्लान कर रहा है क्या, तो इसका आइडिया आपको प्रॉपर्ली होना चाहिए, ठीक है ना? इस तरह से आपके पास में रिपोर्ट आप देखेंगे, इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो बस इस रिपोर्ट से आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाती है कि एक्चुअली एनएफएल क्या है, ठीक है ना? और लास्ट ईयर उसका कैसा गया है और इसलिए इस ईयर के लिए हमारे पास में एक्चुअली है क्या, कि क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसमें सब कुछ आपको पता चल जाता है, पूरा आपके पास में, पूरा रिकॉर्ड रहता है इसके अंदर में, ठीक है? जो भी हमारे पास में अभी करंट टाइम में जो यूनिट्स के अंदर में जो प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है ना? क्या कैपेसिटी थी पानीपत, भटिंडा, नांगल यूनिट्स के अंदर में, ठीक है? यहाँ से सब कुछ आपको मिल जाता है। सीएमडी कौन है करंट टाइम में, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास, सिंपल सी बात ये देखो यहाँ पर सब पता चल जाता है। 23-24 के अंदर में हमारे पास में जो कैपेसिटी है 114.2% हमारे पास 23-24 के अंदर में इन्होंने यूटिलाइज़ किया। 39.35 लैक्स मेट्रिक टन हमारे पास जो है इन्होंने अचीव किया अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंगली, ठीक है ना? तो ये पूरा आप अगर एक बार इनका अगर आप मैसेज भी पढ़ लेंगे ना, देखो इन लोग ये क्या कर रहे हैं करंट टाइम में, ये लोग फर्दर ट्रायल्स आर आल्सो बीइंग कैरिड आउट टू मीट द एफसीओ नॉर्म्स फॉर नैनो डीएपी। तो ये इस पर भी वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर आप चेयरमैन का मैसेज पढ़ लेंगे ना, तो भी आपको पता चल जाएगा एक्चुअली एनएफएल प्लानिंग क्या कर रहा है। क्या इनका एक्चुअली में आगे का मिशन या फिर विज़न क्या है इनका आगे का। तो यहाँ से काफ़ी कुछ आपको आइडिया हो जाता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको बाकियों के इंटरव्यू से स्पेशल बनाती हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि एक्चुअली जब तक सामने वाले को आप इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, आपको क्या नॉलेज है, ठीक है? अगर आपका कहीं अगर इंटर्नशिप अगर फर्टिलाइज़र से था, तो भाई साहब आप समझ जाइए कि आपका पूरा इंटरव्यू फर्टिलाइज़र पे जाने वाला है। अगर आपने फर्टिलाइज़र से अगर इंटर्नशिप की है, तो आपका इंटरव्यू पूरा फर्टिलाइज़र पे जाएगा। आपने वहाँ पर क्या सीखा था, अमोनिया प्लांट, यूरिया प्लांट के अंदर अमोनिया का हमारे पास में कैसे प्रोडक्शन होता था, क्या कैटलिस्ट था, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है ना? और हमारे पास में जो रिएक्टर्स हमारे पास होते हैं, तो रिएक्टर्स का एक्चुअली कैसे क्या हमारे पास ऑपरेशंस था, तो सारी चीज़ें आपसे प्रॉपर्ली पूछ सकते हैं, ठीक है ना? नॉर्मली ये ध्यान रखिएगा कि नहीं भी अगर आपने कभी अगर इंटर्नशिप की है, तब भी आपको एटलीस्ट बेसिकली अमोनिया और यूरिया प्रोडक्शन कैसे होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट ये क्या होते हैं, कंपोजिशन क्या होता है इनका, डीएपी, एमओपी ये क्या होते हैं, ठीक है ना? इनका कंपोजिशन क्या होता है, इतना आइडिया आपको होना चाहिए। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कौन-कौन से हैं, फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र कौन से हैं, पोटाश बेस्ड कौन से हैं हमारे पास में, ठीक है? इन सब का आइडिया आपको होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो मेरे आपको वीडियोज़ भी मिल जाएँगे यूट्यूब पर, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें जो है ना आप एनएफएल की वेबसाइट में जाकर के भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ये खास करके ध्यान रखिए बिकॉज़ यहाँ पर जो असली फ़ाइट आपके पास में है वो पूरी की पूरी फ़ाइट इंटरव्यू पर भी अभी बेस्ड है। रिटन में भले ही आपने बहुत अच्छा स्कोर किया हो, लेकिन अगर आप इंटरव्यू अगर आपका अच्छा नहीं गया, ऑब्वियस सी बात ये है कि अगर इंटरव्यू 20 मार्क का भी है, अब 20 में से एटलीस्ट अगर आप 50% मार्क्स नहीं लेकर के आते हैं, 10 मार्क्स अगर लेकर के नहीं आते, तो ये मान लीजिए कि लगभग आप नॉट क्वालिफाइड हो जाते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पर भी फाइट स्टार्ट होती है। तो 20 में से जितने मैक्सिमम मार्क्स आप लेकर के आएँगे, उतना डिफरेंस जो है ना आप दूसरे से क्रिएट करेंगे। ठीक है ना? तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको कन्वे कर रहा था, ये एनएफएल का इंटरव्यू कैसे आप इज़िली क्रैक कर सकते हैं, किस चीज़ों पर आपको फोकस करना है खास करके। कुछ क्वेश्चन्स आप इन चीज़ों पर भी ध्यान कर सकते हैं कि मार्केट में एक्चुअली डिमांड क्या होती है फर्टिलाइज़र्स को लेकर के, करंट इंडिया में सिनेरियो क्या है फर्टिलाइज़र्स को लेकर के और एक्चुअली सप्लाई चेन मैनेजमेंट नाम की एक चीज़ होती है, तो उस पर भी थोड़ा फोकस कर सकते हैं।
इकोनॉमिक्स पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं कि एक्चुअली इंडिया की ग्रोथ के अंदर फर्टिलाइजर्स का क्या रोल है, कितना परसेंट इकोनॉमी में ये अपना पार्टीशन करते हैं, ठीक है ना, कितना पार्ट लेते हैं ये सारी चीज़ें भी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे आप एनर्जी सेक्टर के बारे में बात करते हैं, जब भी आप किसी भी रिफाइनरीज में जाते हैं, तो वैसे ही हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर, और आप जानते हैं कि हमारे इंडिया की जो नींव है ना, वो हमारे कल्टीवेशन एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। बोलते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्टिलाइजर्स का अच्छा खासा नॉलेज आपको शो करना पड़ेगा। नहीं है तो पढ़िए, जानकारी लीजिए, आपके पास अभी प्रॉपर टाइम है, ठीक है। अभी आप प्रॉपरली अगर 14-15 दिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, तो आप अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर आपको खास फोकस करने की नहीं, ठीक है। चलिए, तो बाकी अगर आपको कोई भी अगर डाउट्स हैं या फिर कोई भी अगर आपके कमेंट्स हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर जो भी आपके इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, लाइक अभी बार का आपका रिजल्ट आएगा, देन एनपीसीआईएल का रिक्रूटमेंट भी अभी ओपन होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बाकी पीएसयूज़ जो अपना नॉन गेट कर रहे हैं, लाइक अभी ओएनजीसी का रिजल्ट आ जाएगा, देन आपका कोल इंडिया का रिक्रूटमेंट का ऑलरेडी डेट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे मेरे से कोल इंडिया को लेकर के बोल रहे लगातार कि सर मटेरियल कब आएगा। बेटा मटेरियल जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दे दिया है, मैं खुद फटाफट मटेरियल रेडी कर रहा हूँ। आपका सारे टेस्ट आपके फटाफट लाइव आ रहे हैं, 2 टेस्ट आपके लाइव आ चुके हैं, बाकी के टेस्ट जो है ना वो इसी वीक में लाइव आ जाएंगे। तीसरा टेस्ट आज ही रात में लाइव आ जाएगा आपका। फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट जो है ना वो आपका 16 तारीख और 23 तारीख डेट फिक्स है, अभी आपको देखना स्टार्ट हो जाएगी। वो आपको 23 तारीख तक सारे टेस्ट आपके लाइव हो जाएंगे। तो टेस्ट आप देते रहिए, ठीक है ना। जो कोल इंडिया का जो मिनरल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, उस पर आप फोकस करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिए, एक छोटी चीज़ के चक्कर में एक बड़ी चीज़ को मत छोड़िए। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट केमिकल इंजीनियरिंग है उसको ज़्यादा अच्छे से रेडी करिए। बस ये इतना सारा सिलेबस जो 8 चैप्टर का है, वो आप इतने कम टाइम में रेडी नहीं कर सकते। इसको पढ़िए, ट्राई करिए कि हमारे पास अगर 8-10 क्वेश्चन अगर मिलेंगे मुझे, तो 8-10 क्वेश्चन में से हमारे पास में उनमें अगर 50% क्वेश्चन बन जाते हैं, देन गुड, दैट्स गुड, ठीक है ना। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी मैटर करेगी, ये खास ध्यान रखिएगा। आजकल सभी जगह नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो बाकी का कंटेंट जो है ना वो भी आपको ऐप में जल्दी ही मिल जाएगा। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको ऐसे ही कन्वे करता रहूँगा इसी गेटिनिटी के प्लेटफॉर्म से। नए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रीज़न ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है आपकी केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, चाहे वो गेट हो या नॉन गेट हो, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड, ठीक है। तो चलिए, अभी आपके बहुत सारे होली ऑफर्स चल रहे हैं, जो लोग भी अभी कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, एनरोल कर लीजिए फटाफट, बिकॉज आपका 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं अभी लाइव, दैट इज पीसी एंड फ्लूइड मैकेनिक। मेरा एक नया सब्जेक्ट आपका अप्रैल में स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज मैकेनिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो फटाफट अपने आप को रेडी करिए, आने वाले हर एग्जाम के लिए खुद को रेडी करिए, बिकॉज आपके पास टाइम हमेशा कम रहता है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू बेटा।